बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइपरबोला। इस लेक्चर में हम हाइपरबोला के बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपके साथ हाइपरबोला की डिफरेंट डेफिनेशंस शेयर करूं, हम पहले बात करते हैं वाई हाइपरबोला। हम हाइपरबोला को क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं? क्या इसकी कोई रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी हैं या हम ऐसे ही बस डिस्कस करने जा रहे हैं? तो स्टूडेंट्स सुन लें, इसकी बहुत सारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं। जिस तरह हमने सर्कल की एप्लीकेशंस की बात की, पैराबोला की एप्लीकेशंस की बात की, इलिप्स की एप्लीकेशंस की बात की, इसी तरह हाइपरबोला की भी बहुत सारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस मौजूद हैं। मैं आपके साथ 3 एप्लीकेशंस शेयर करने जा रहा हूं। नंबर 1 एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, अगर आपने एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर रोटेशनल मूवमेंट ट्रांसफ़र करनी हो और दोनों शाफ्ट्स आपस में ना तो पैरेलल हों और ना ही परपेंडिकुलर हों, तो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है हाइपरबोलिक गियर्स। ये आप देख रहे हैं हाइपरबोलिक गियर्स के जिनकी मदद से ऐसी दो शाफ्ट से एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर रोटेशनल मूवमेंट ट्रांसफ़र की जा रही है कि जो ना तो आपस में पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं। एप्लीकेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, ये आप एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। आपको तस्वीर में शायद छोटा नज़र आ रहा हो, लेकिन इनफैक्ट ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट्स, इसे इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में कूलिंग टावर कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आपको इसके डिज़ाइन के अंदर भी हाइपरबोला दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग में इस शेप को हाइपरबोलाइड कहा जाता है। हाइपरबोलाइड शेप में कूलिंग टावर को डिज़ाइन करने का एडवांटेज ये है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलती है विद लेस मटेरियल एज कंपेयर टू अदर डिज़ाइंस। अदर डिज़ाइन क्या हो सकता है? आपके जहन में फ़ौरन आया होगा कि हम सिलेंड्रिकल शेप में कूलिंग टावर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिलेंड्रिकल शेप उतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करती जितनी हाइपरबोलाइड शेप प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स, आते हैं तीसरी एप्लीकेशन की जानिब। ये आप एक देख रहे हैं गन। ये इस गन से फायर हुआ। फर्ज करें कि ये गन एनिमी गन है, दुश्मन की गन है और उसके इलाके में लगी है और आपकी जानिब इसका फायर आ रहा है। आप मालूम करना चाहते हैं इसकी लोकेशन। तो स्टूडेंट्स, एक मैथमेटिकल वे है, हाइपरबोला के कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए आप इसकी लोकेशन मालूम कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है? स्टूडेंट्स, आप अपने इलाके में 2 डिफरेंट पॉइंट्स चूज़ करें। जब एनिमी गन फायर हो, आपने उन दोनों पॉइंट्स पर उस एनिमी गन के फायर होने की आवाज़ का टाइम नोट करना है। आपको दोनों पॉइंट्स पर जो टाइम मिले उसका डिफरेंस रिक्वायर्ड है। दूसरी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, इन 2 इंफॉर्मेशंस की बेस पर हाइपरबोला के कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए आप एनिमी गन की लोकेशन मालूम कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, हमने 3 एप्लीकेशंस डिस्कस की कि जिससे आपको ये पता चल रहा है कि हाइपरबोला की रियल लाइफ एप्लीकेशंस मौजूद हैं। अब आते हैं इसकी डेफिनेशंस की जानिब। स्टूडेंट्स, हमने हाइपरबोला की एक डेफिनेशन चैप्टर 6 के फर्स्ट लेक्चर में बात की थी। क्या डेफिनेशन थी वो? जी, हमने वहाँ पर हाइपरबोला को एक प्लेन और डबल राइट सर्कुलर कोन के इंटरसेक्शन के तौर पर डिफाइन किया था। आज वो डेफिनेशन दोबारा रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमारा एक पूरा पैकेज बन जाए डेफिनेशंस का इस लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि अगर प्लेन जो है वो एक्सिस ऑफ कोन के पैरेलल हो, एपेक्स से पास ना करे, तो प्लेन और डबल राइट सर्कुलर कोन के दरमियान जो इंटरसेक्शन बन रहा होगा वो एक हाइपरबोला होगा। अगर प्लेन एपेक्स से पास कर गया तो ये एक डीजेनरेटेड हाइपरबोला होगा। डीजेनरेटेड हाइपरबोला 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। स्टूडेंट्स, ये तो हमने उस वक्त डेफिनेशन पढ़ी थी। आपके जहन में उस वक्त भी सवाल पैदा हुआ होगा और आज भी ये सवाल आपके जहन में आ गया होगा कि हम पेपर पर हाइपरबोला ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। ये तो इंटरसेक्शन के तौर पर हमें हाइपरबोला नज़र आ रहा है, लेकिन हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, हमने सर्कल को ड्रॉ करने का तरीक़ेकार भी पढ़ा था। उस ड्रॉ करने के तरीके से ही हमें सर्कल की एक डेफिनेशन मिली थी। हमने इलिप्स को ड्रॉ करने का भी तरीका पढ़ा था और उस ड्रॉ करने के प्रोसीजर से हमें इलिप्स की एक डेफिनेशन मिली थी। स्टूडेंट्स, अब हम हाइपरबोला को ड्रॉ करने का मेथड देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको 2 फिक्स पॉइंट्स चूज़ करने हैं। ये 2 फिक्स पॉइंट्स आपने चूज़ किए। अब आपको एक स्केल भी चाहिए।
एलिप्स के केस में आपको स्केल नहीं चाहिए था। स्केल के दोनों एंड पॉइंट्स पर आप दो पिन्स अटैच कर दें। अब स्टूडेंट्स आपको एक स्ट्रिंग चाहिए। स्ट्रिंग जो है वो फिक्स पॉइंट पर आपने जो पिन लगाई है एक तरफ आप उससे बांध दें और दूसरी तरफ स्केल के ऊपर आपने जो पिन लगाई है उसके साथ बांध दें। अब आप इस तरह से स्ट्रिंग को टाइट करें और देन ड्रॉ करना शुरू कर दें। आपने इस स्ट्रिंग को टाइट रखना है। ये आपने एक ब्रांच ड्रॉ कर ली और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप दूसरी ब्रांच ड्रॉ कर लेंगे। ये स्टूडेंट्स हमने दोनों ब्रांचेस हाइपरबोला की ड्रॉ कर ली। अब सवाल यह है कि इस प्रोसीजर से डेफिनेशन कैसे सामने आएगी। स्टूडेंट्स मैं आपको इलिप्स का केस रिकॉल करवाता हूं। ये स्टूडेंट्स हमने दो फिक्स पॉइंट्स चूज किए थे। उन दोनों फिक्स पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस था हमने उससे ज़्यादा लेंथ की स्ट्रिंग उन दोनों के दरमियान बांधी। हमने पेन के साथ उस स्ट्रिंग को टाइट किया और देन घूमना शुरू किया। हमें एक परफेक्ट इलिप्स मिला। हमने इस प्रोसीजर से डेफिनेशन क्या निकाली थी? इलिप्स की डेफिनेशन थी द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स टू एनी पॉइंट इन द सेट इज अ कांस्टेंट। यानी pf1 प्लस pf2 ये जो डिस्टेंस है ये किसी भी पॉइंट के लिए कांस्टेंट है जो कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर था। अब स्टूडेंट्स हाइपरबोला के केस में आ जाए। मैं स्टूडेंट्स आपको इस प्रोसीजर ये जो मैंने प्रोसीजर अडॉप्ट करके हाइपरबोला को ड्रॉ किया, दोनों ब्रांचेस को ड्रॉ किया, दो स्क्रीनशॉट्स एक ब्रांच से और दो स्क्रीनशॉट्स आपको दूसरी ब्रांच से दिखा रहा हूं। स्टूडेंट्स इन स्क्रीनशॉट्स को ऑब्जर्व करने से हमें हाइपरबोला की डेफिनेशन मिलेगी। यहां पर अगर मैं आपको सोचने के लिए कहूं तो मुश्किल है कि आप ये जज कर पाएं कि यहां पर क्या मामला हो रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स ये है pf1 डिस्टेंस और ये है pf2 डिस्टेंस। स्टूडेंट्स ये है इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस। स्टूडेंट्स ये डिफरेंस लेंथ ऑफ स्केल और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के डिफरेंस के बराबर है। अब आप आ जाएं स्क्रीनशॉट नंबर 2 पर। स्टूडेंट्स यहां पर ये है pf1 डिस्टेंस, ये है pf2 डिस्टेंस। ये दोनों डिस्टेंसेस डेफिनेटली चेंज हो चुके हैं। ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, यहां पर भी ये डिफरेंस लेंथ ऑफ स्केल और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के डिफरेंस के बराबर है। आप मेरा ख्याल है समझ गए। अब आप आ जाएं स्क्रीनशॉट नंबर 3 में। स्टूडेंट्स ये pf2 डिस्टेंस और ये pf1 डिस्टेंस, ये इन दोनों डिस्टेंसेस के दरमियान डिफरेंस, यहां पर भी ये जो डिफरेंस है ये लेंथ ऑफ स्केल और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के डिफरेंस के बराबर है। माजरत स्टूडेंट्स थोड़ी सी आवाज खराब हुई। अब चौथे स्क्रीनशॉट पर आ जाएं। स्टूडेंट्स चौथे स्क्रीनशॉट में भी आपको यही ऑब्जर्वेशन मिलेगी। हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट को आप चूज कर लें आपके सामने यही ऑब्जर्वेशन आएगी। स्टूडेंट्स यहां से बन रही है हाइपरबोला की डेफिनेशन। अब आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रही है डेफिनेशन इलिप्स की डेफिनेशन से। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल रिजेंबल कर रही है, सिर्फ वहां पर सम का वर्ड था, यहां पर डिफरेंस का वर्ड है। हाइपरबोला की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स सच दैट difference of distances from two fixed points to any point in the set is a constant। स्टूडेंट्स इलिप्स के केस में हमने मालूम किया था, हमने ड्राइव किया था कि ये जो कांस्टेंट है ये जो वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस है उसके बराबर है। इलिप्स के वर्टिसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट उसके बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ये जो कांस्टेंट है ये हाइपरबोला के वर्टिसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके बराबर होता है। ये है हाइपरबोला के दोनों वर्टिसेस, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट उसके बराबर है। वहाँ पर भी जो डिस्टेंस था एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक उसे ट्वाइस ऑफ ए कहा गया, यहाँ पर भी इसे ट्वाइस ऑफ ए ही कहा जा रहा है ताकि आपके सामने एक पैटर्न बन जाए और आपको समझने में भी आसानी हो। स्टूडेंट्स ये है सेंटर ऑफ हाइपरबोला। सेंटर से लेकर एक वर्टेक्स तक डिस्टेंस यहाँ पर भी ए से डिनोट किया जाता है और सेंटर से दूसरे वर्टेक्स तक का डिस्टेंस भी ए है। अगर आप एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से इस हाइपरबोला को देखें तो एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बन गए a,0 और दूसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बन गए -a,0। स्टूडेंट्स ये हमने हाइपरबोला की डेफिनेशन देख ली। अब स्टूडेंट्स
इलिप्स को भी हमने एक तीसरे रेफरेंस से भी डिफाइन किया था, और वो तीसरा रेफरेंस क्या था? एक स्ट्रेट लाइन, एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट के रेफरेंस से। स्टूडेंट्स, हाइपरबोला को भी इसी तरह डिफाइन किया जा सकता है। कंसिडर करें फिक्स लाइन जिसे हम m से डिनोट करते हैं और इसे डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है, और एक फिक्स पॉइंट जो कि डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं होगा, इसे f से डिनोट किया जाता है और इसे फोकस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स सच दैट, पहली बात, डिस्टेंस pf ग्रेटर देन डिस्टेंस pm होना चाहिए, और दूसरी बात, इन दोनों डिस्टेंसेस के दरमियान जो रेशो है वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इलिप्स के केस में क्या था? डिस्टेंस pf वाज लेस देन डिस्टेंस pm, यहां पर डिस्टेंस pf इज ग्रेटर देन डिस्टेंस pm। इस वजह से ये जो रेशो है, ये जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। बट कीप इन माइंड, इट इज नॉट इन्फिनिटी, इट इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो एक्सेंट्रिसिटी है वो हमने डिस्कस किया था कि वो स्ट्रेट लाइन की होती है, और हम जानते हैं कि ये जो रेशो है ये बुनियादी तौर पर एक्सेंट्रिसिटी है। सो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इन्फिनिटी। इसे यूजुअली टेक्स्ट बुक्स में ग्रेटर देन 1 ही लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, इलिप्स के केस में हमने बात की थी कि इलिप्स को डिफाइन और ड्रॉ करने के आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स, और इसी इलिप्स को आप दूसरे फोकस और दूसरे डायरेक्ट्रिक्स से भी ड्रॉ भी कर सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यही मामला हाइपरबोला के साथ है। आप इस वक्त देख रहे हैं इस हाइपरबोला को एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स की बुनियाद पर। स्टूडेंट्स, यही हाइपरबोला इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स की बुनियाद पर भी डिफाइन भी किया जा सकता है और ड्रॉ भी किया जा सकता है। आपको फॉलो करनी है सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन कि pf डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन pm डिस्टेंस, और इन दोनों के दरमियान जो रेशो है, इन दोनों डिस्टेंसेस के दरमियान जो रेशो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, हमने बढ़ना है स्टैंडर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन की जानिब। स्टूडेंट्स, हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करने के भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। हाइपरबोला के केस में भी हमने दो ऑप्शंस डिस्कस किए थे, एक डेफिनेशन 2 की बेस पर कि डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस टू एनी पॉइंट इन द सेट इज अ कांस्टेंट। इस बेस पर भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं, और इस बेस पर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करेंगे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम के तौर पर। स्टूडेंट्स, यहां पर हम हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करेंगे थर्ड डेफिनेशन की बुनियाद पर। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हाइपरबोला एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से। स्टूडेंट्स, ये इसका एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये इसका दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये दोनों एक्सिस आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हाइपरबोला के दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। इलिप्स के केस में भी यही मामला था, दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां पर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। स्टूडेंट्स, जिन कॉनिक्स के अंदर इस तरह से सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद हो उन्हें सेंट्रल कॉनिक्स कहा जाता है। एलिप्स और हाइपरबोला सेंट्रल कॉनिक्स कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स, हाइपरबोला को वापस हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यहां पर चूंकि ओरिजिन है सो 0,0। स्टूडेंट्स, ये इसका एक वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने पहले बात की a,0, ये इसका दूसरा वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट्स -a,0। सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस a, वर्टेक्स से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ a। स्टूडेंट्स, अब आ जाएं एक फोकस पर। स्टूडेंट्स, ये एक फोकस, इसके कोऑर्डिनेट्स हम कंसीडर कर लेते हैं, चूंकि ये फोकस भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम कंसीडर कर लेते हैं c,0 और दूसरे फोकस के -c,0। आपको याद आ रहा होगा कि यही मामला बिल्कुल हमने इलिप्स के साथ किया था। अब स्टूडेंट्स, इसके कोवर्टेक्स भी हैं लेकिन वो इमेजिनरी होते हैं। एक कोवर्टेक्स जो है हाइपरबोला का उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,b और दूसरे कोवर्टेक्स के 0,-b। कीपिंग इन माइंड के ये दोनों इमेजिनरी हैं। अब स्टूडेंट्स, इलिप्स के केस में एक्सेंट्रिसिटी क्या थी? E इज इक्वल टू c/a, c वाज लेस देन a, जिसकी वजह से एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से लेस बट ग्रेटर देन 0 आती है। यहां पर एक्सेंट्रिसिटी की हमने पहले बात की कि इट इज ग्रेटर देन 1, सो इसका मतलब है कि यहां पर c विल ऑलवेज बी
ग्रेटर देन ए। E इज इक्वल टू सी ओवर ए हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी हाइपरबोला की कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम फॉर जैसा कि इलिप्स में था, लेकिन यहां पर C विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन A, सो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी। यहां से स्टूडेंट्स C की वैल्यू आ गई A टाइम्स E। स्टूडेंट्स आप फोकस 1 के कोऑर्डिनेट्स को AE, 0 और फोकस 2 के कोऑर्डिनेट्स को -AE, 0 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू a ओवर e, आप इसे x इज इक्वल टू c ओवर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और दूसरे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस a ओवर e, आप इसे x इज इक्वल टू माइनस c ओवर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करने के लिए एक कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। या तो आप f1 के साथ m1 को मिला लें या f2 के साथ m2 को मिला लें। स्टूडेंट्स मैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करने जा रहा हूं f1 और m1 की बेस पर। आप उस डेरिवेशन को देखने के बाद वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए f2 और m2 को फॉलो करते हुए स्टैंडर्ड इक्वेशन खुद ड्राइव कीजिएगा। एक और बात स्टूडेंट्स, इलिप्स के केस में सी स्क्वायर वाज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन हाइपरबोला के केस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस चीज़ की डेरिवेशन और डायरेक्ट्रिक्स की जो मैंने इक्वेशंस आपके सामने रखी, इनकी जो डेरिवेशन है ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। इलिप्स के केस में भी आपके कोर्स का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ड्राइव करके भी दिखाई और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आपको ड्राइव करके दिखाया। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ, मैं आप पर बर्डन नहीं डालने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप इन दोनों बातों को यानी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस को और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ऐसे ही कंसिडर करेंगे और देन इससे बात आगे बढ़ाकर स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करेंगे। आइए स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करते हैं। स्टूडेंट्स हम एक ऐसे हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं कि जिसका सेंटर है ओरिजिन पर और उसके दोनों फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर हैं। ये डेरिवेशन एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर है कि जिस तरह हमने इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव की थी एक्सरसाइज 6.5 के लेक्चर नंबर 2 में। माइनर डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपने देखना है कि क्या है। हम लिखेंगे कंसिडर a fixed line called directrix denoted by M, whose equation is डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x is equal to a over e। आप x इज इक्वल टू सी ओवर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चूंकि c इक्वल होता है a ओवर e के, तो आप x इक्वल टू सी ओवर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहां से इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा x माइनस ए ओवर ई इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी इलिप्स और किसी भी हाइपरबोला को, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप अगर ये डायरेक्ट्रिक्स ले रहे हैं तो इसके साथ फिर आपको जो फोकस है वो लेना होगा AE, 0, या दूसरा ऑप्शन आपके पास डायरेक्ट्रिक्स का क्या है, x इक्वल टू माइनस ए ओवर ई, उसके साथ जो फोकस होगा वो माइनस AE, 0 होगा। यही बात मैंने आपको इलिप्स में बताई थी, यही बात हाइपरबोला के लिए ट्रू है। कंसिडर अ फिक्स पॉइंट not on directrix called focus denoted by F, whose coordinates are F AE, 0। AE की जगह पर आप C भी लिख सकते हैं, C, 0।
फिर दोबारा आपको बता दूं, अगर आप दूसरा डायरेक्ट्रिक्स कंसीडर करेंगे x इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ई, तो फिर फोकस दूसरा होगा माइनस ए ई कॉमा 0। दोनों सूरतों में स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास आखिर पर एक ही आएगी। बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, we have PF distance divided by PM distance is equal to E। ये बुनियादी तौर पर कॉनिक सेक्शंस की डेफिनेशन है। अब E इस सूरत में हमारे पास हाइपरबोला की सूरत में हमारे पास PF डिस्टेंस ग्रेटर होता है PM डिस्टेंस से, सो E ग्रेटर देन 1 होता है। कीप इन माइंड कि PF इज ग्रेटर देन PM, E इज ग्रेटर देन 1। यही एग्जैक्ट पैटर्न था, सिर्फ फर्क क्या पड़ रहा है कि मैं हाइपरबोला की जगह पर इलिप्स लिख रहा था जब मैंने 6.5 लेक्चर नंबर 2 में इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव की थी। वहां पर जो E की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 थी। अब स्टूडेंट्स, P क्या है? P इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन हाइपरबोला वेयर Px comma y be any point on हाइपरबोला। अब स्टूडेंट्स, हम लेफ्ट साइड पर PF डिस्टेंस बनाएंगे और राइट साइड पर हम PM डिस्टेंस बनाएंगे। पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस स्टूडेंट्स हम लेफ्ट साइड पर बनाने जा रहे हैं। आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर x माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू E टाइम्स पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट जरा रिकॉल करें। शाबाश जी। कंसेप्ट क्या था कि लाइन की इक्वेशन को होना चाहिए जनरल फॉर्म में। लाइन की इक्वेशन जब जनरल फॉर्म में होगी तो लेफ्ट साइड पर आप x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे और y यहां पर मौजूद नहीं, अगर y होता तो y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट किया जाता, एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती। मैं आपको करके दिखाता हूं, आपको याद आ जाएगा। फ्रैक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू लेने का मकसद कि ये डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, दैट इज x माइनस ए ओवर ई। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ लाइन की इक्वेशन जब जनरल फॉर्म में होगी तो x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, इसे हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है। यहां पर ये 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर रूट भी 1। हमारे पास ये आ गया x माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू E टाइम्स x माइनस ए ओवर ई। अब स्टूडेंट्स, फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें ये स्क्वायर रूट कैंसिल करना है। स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए आप जानते हैं कि हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर रूट कैंसिल। लेफ्ट साइड पर हम यहां पर अब स्क्वायर्स ओपन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex, ये स्क्वायर ओपन किया, प्लस वाई स्क्वायर ई स्क्वायर, ये स्क्वायर ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर माइनस 2x ए ओवर ई। अब फर्दर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ई स्क्वायर के साथ कैंसिल, प्लस ए स्क्वायर माइनस ई ने ये स्क्वायर कैंसिल किया तो ये आ गया 2aex। अब स्टूडेंट्स, ये टर्म और ये टर्म ये दोनों कैंसिल।
अगर आपको याद हो 6.5 का लेक्चर नंबर 2 जहां मैंने इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव की थी, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स चल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, ये टर्म मैं लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर रहा हूं और इस टर्म को मैं राइट साइड पर शिफ्ट कर रहा हूं, यानी x और y वाली टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड पर होल्ड कर रहा हूं। ये x स्क्वायर, इस टर्म को मैंने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया तो ये आ गई माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास ए स्क्वायर, और इस टर्म को मैंने राइट साइड पर शिफ्ट किया माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, यहां से एक्स स्क्वायर हमारे पास आ रहा है कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से ए स्क्वायर आ रहा है कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने जा रहा हूं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, जब भी आप इस तरह से किसी फैक्टर के साथ डिवाइड कर रहे हो तो आप जरा ये सोच लिया करें कि कहीं वो फैक्टर जीरो तो नहीं हो सकता। अब ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के जीरो होने के लिए किसी एक का जीरो होना जरूरी है। अब ए क्या जीरो हो सकता है? शाबाश, ए क्या मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले? जी, ए जो है वो सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस होता है जो कि जीरो नहीं हो सकता। ई क्या 1 हो सकता है? क्योंकि अगर ई 1 होगा तो उसी सूरत में ये जो है ये फैक्टर जीरो होगा, 1 माइनस 1 ये जीरो हो जाएगा। ई क्या 1 हो सकता है? शाबाश, द आंसर इज नो। हाइपरबोला के लिए ई की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। सो ना तो ये जीरो हो सकता है ना ये जीरो हो सकता है। सो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता। आप इससे डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को। अब डिवाइड करने से क्या होगा? 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल होगा, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स, यहां तक तो भी वही मामला चल रहा है जो हमारा इलिप्स के लिए था। अब यहां से चेंज आएगा, जरा गौर कीजिएगा। ये वैल्यू जरा एवेल्युएट करते हैं कि ये क्या है। इसको नाम दे दें 1 का ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब ए इंटू ई ये बुनियादी तौर पर क्या है? ये है सी। ए स्क्वायर ई स्क्वायर ये बन जाएगा सी स्क्वायर। सिंस E इज इक्वल टू C ओवर A, यहां से C की वैल्यू है A इंटू ई। सो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हमने इसी लेक्चर में पढ़ा कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर हाइपरबोला, जबकि इलिप्स में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। ये चेंज है, ये एक चेंज है जिसकी वजह से अब चेंज क्या आएगा जरा देखें। सिंस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर हाइपरबोला। अब स्टूडेंट्स, आपके पास यहां क्या बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जरा यहां से देखें, ये माइनस बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड पर और इसको मैंने राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया। इसको इसमें पुट कर दें। पुटिंग इन टू ए स्क्वायर
इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह पर हम पुट करेंगे माइनस बी स्क्वायर। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस लिखा जाएगा यहां पर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ चुकी है जिसका सेंटर है ओरिजिन पर और इसके दोनों फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टूडेंट्स अगर आप दूसरा फोकस और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स कंसीडर करते तब भी एंड रिजल्ट यही आता। दूसरा फोकस क्या था? माइनस ए ई कॉमा 0 और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू माइनस ए ओवर ई। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में यकीनन सवाल आ चुका होगा कि दूसरे हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी कि जिसका सेंटर तो ओरिजिन पर ही हो लेकिन उसके दोनों फोकस वाई एक्सिस के ऊपर हो। तो स्टूडेंट्स एक्स और वाई के रोल चेंज हो जाएंगे। यही बात मैंने आपको इलिप्स के केस में बताई थी। आपके पास जो फोकस का ऑप्शन होगा वो आपके पास होगा 0 कॉमा ए ई और इसके साथ जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो होगा y इज इक्वल टू ए ओवर ई। या दूसरा ऑप्शन आपके पास जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का है वो है 0 कॉमा माइनस ए ई और इसके साथ जो डायरेक्ट्रिक्स का कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा y इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ई। आप इन दोनों में से किसी एक को फॉलो करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन आपके पास होगी वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये उस हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि जिसका सेंटर ओरिजिन पर और इसके दोनों फोकस वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद होंगे। आइए स्टूडेंट्स अब हम हाइपरबोला के एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट्स दो हाइपरबोलास, इन दोनों का सेंटर है ओरिजिन पर, दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक हैं। फर्स्ट हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरे हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए जस्ट एक्स और वाई की आपस में जगह बदल दें, यानी वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इस हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। स्टूडेंट्स मैं तमाम एलिमेंट्स फर्स्ट हाइपरबोला के रेफरेंस से डिस्कस करने जा रहा हूं, देन जो दूसरा हाइपरबोला है उसके तमाम एलिमेंट्स के लिए हम x और y की जगह बदलेंगे तो हमें उसके तमाम एलिमेंट्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स अगर बात की जाए सेंटर की तो सेंटर की बात हो चुकी है कि दोनों हाइपरबोलास का सेंटर ओरिजिन पर है, सो सेंटर हो गया 0 कॉमा 0। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं फोकस की। ये हैं स्टूडेंट्स इस हाइपरबोला के दोनों फोकस f1 और f2। स्टूडेंट्स सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस हमेशा c होता है, किसी भी टाइप का हाइपरबोला हो। इवन इलिप्स में भी हमने यही किया था, सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस c से डिनोट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स दोनों फोकस इस वक्त x एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं। y कोऑर्डिनेट्स दोनों के लिए 0। f1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? द आंसर इज c, 0 और f2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे -c, 0। f1 से लेकर f2 तक का डिस्टेंस जो होगा वो ट्वाइस ऑफ c होगा। ये हैं स्टूडेंट्स इस हाइपरबोला के दोनों डायरेक्ट्रिसेस m1 और m2। आप जानते हैं कि वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। यहां पर इस कांस्टेंट की वैल्यू है a ओवर e। आप इसे c ओवर e स्क्वायर भी लिख सकते हैं। m1 की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू पॉजिटिव a ओवर e या पॉजिटिव c ओवर e स्क्वायर और m2 की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू नेगेटिव a ओवर e या नेगेटिव c ओवर e स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सिस ऑफ हाइपरबोला की। स्टूडेंट्स अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू क्लोजेस्ट पॉइंट्स ऑफ बोथ ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ दिस हाइपरबोला। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं
कि ये टू क्लोजेस्ट पॉइंट्स ऑफ बोथ ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला को कनेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स, इस वक्त ये एक्सिस कहां पर मौजूद है? द आंसर इज ये इस वक्त एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है। सो इसकी इक्वेशन क्या होगी? द आंसर इज y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, पॉइंट्स वेयर transverse axes intersect hyperbola are called vertices of hyperbola, या end points of transverse axis are called vertices of hyperbola। ये स्टूडेंट्स एक वर्टेक्स v1 और ये दूसरा v2। अगर हम सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक के डिस्टेंस को a से डिनोट करें, और यही काम हमने इलिप्स में किया था, किसी भी इलिप्स या किसी भी हाइपरबोला के लिए सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो a से डिनोट किया जाता है। v1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0 और v2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे -a,0। अब स्टूडेंट्स, एक और एक्सिस भी है। अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। स्टूडेंट्स, ये है इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट एक्सिस। ये स्टूडेंट्स इनफैक्ट एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर की जाती है। इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं, सो उन्हें कोवर्टिसेस का नाम दिया जाता है। यानी इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो हो गए हमारे कोवर्टिसेस। एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस आर कॉल्ड कोवर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ पर ये जो कॉन्जुगेट एक्सिस है ये वाई एक्सिस के ऊपर है, सो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0, और इसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनके अंदर जो एब्सिसास होंगे वो 0 होंगे। जो हमारे पास एक कोवर्टेक्स है, अगर हम उसे b1 से डिनोट करें, मैं फर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त b1 यहां पर है और b2 यहां पर है, चूंकि ये इमेजिनरी हैं मैं इसलिए इन्हें फर्ज कर रहा हूं कि ये इन दोनों की लोकेशन है। b1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, b और b2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -b। b1 से b2 तक का डिस्टेंस यानी दोनों कोवर्टिसेस तक का जो डिस्टेंस है ये ट्वाइस ऑफ b होगा। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड को हमने जनरली डिफाइन किया हुआ है। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ एनी कर्व इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कर्व। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। ये भी हम बात इलिप्स में भी कर चुके हैं, यहां पर फिर दोबारा कर रहे हैं। यहां पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोकल कॉर्ड्स ड्रॉ की जा सकती हैं। अब स्टूडेंट्स, एक ऐसी फोकल कॉर्ड, मैं इलिप्स का आपको याद करवाने लगा हूं, एक ऐसी फोकल कॉर्ड जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसे हमने वहां पर लेटेस्ट रेक्टम कहा था। अब स्टूडेंट्स, यहां पर अ फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सटेंशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। ये स्टूडेंट्स एक लेटेस्ट रेक्टम और ये दूसरा लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम भी हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं, सो x इक्वल टू सम कांस्टेंट इनकी इक्वेशन होगी। स्टूडेंट्स, लेटेस्ट रेक्टम चूंकि फोकस से पास कर रहा है, फोकस के अंदर x की वैल्यू है c, सो x इज इक्वल टू c इस लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन, और x इक्वल टू -c दूसरे लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन होगी। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं टेंजेंट्स की। स्टूडेंट्स, v1 और v2 से टेंजेंट्स पास किए जा सकते हैं। ये स्टूडेंट्स एक टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट। ज़रा बताएं कि जो फर्स्ट टेंजेंट है जो v1 से पास कर रहा है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? द आंसर इज v1 के अंदर x की वैल्यू क्या है? द आंसर इज a, सो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a। और v2 की इक्वेशन क्या होगी? द आंसर इज v2 में से जो टेंजेंट पास कर रहा है उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -a। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स और पैरामीट्रिक इक्वेशंस की। स्टूडेंट्स, पैरामीटर है यहां पर हाइपरबोला के केस में थीटा, इलिप्स के केस में भी थीटा ही था। स्टूडेंट्स, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, यानी कोई भी पॉइंट अगर आप चूज करें हाइपरबोला के ऊपर तो उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे a सीकेंट थीटा, b टेंजेंट थीटा। यानी यहां से पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनेंगी x इक्वल टू a सीकेंट थीटा एंड y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा। अब स्टूडेंट्स, दूसरे हाइपरबोला के लिए अगर आप बात करें तो जहां x है वहां पर आप y को ले आएं और जहां y है वहां पर आप x को ले आएं। जहां पर x है वहां y आ जाएगा और जहां पर y है वहां पर x लिखा जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स दूसरे हाइपरबोला के तमाम एलिमेंट्स आ गए। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जनरली स्पीकिंग हाइपरबोला का सेंटर
h, k पर हो। अभी हमने बात की कि सेंटर ओरिजिन पर है, अगर कहीं पर भी हो हाइपरबोला का सेंटर, यानी h, k सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हों, तो फिर चेंज क्या आएगा? स्टूडेंट्स, इक्वेशन में चेंज जरा देख लें। फर्स्ट हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और दूसरे हाइपरबोला की इक्वेशन y माइनस के होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स, बाकी जो तमाम एलिमेंट्स हैं उनमें जहां जहां x की वैल्यू है वहां वहां h ऐड कर दें, x की वैल्यू के अंदर h ऐड कर दें और y की वैल्यू के अंदर k ऐड कर दें। ये स्टूडेंट्स मैं 1 बाय 1 चेंजेस परफॉर्म कर रहा हूं, ये आप चेंजेस देखते जाएं। जी, ये हमारे चेंजेस मुकम्मल हुए। अब स्टूडेंट्स, आपने कुछ बातें याद रखनी हैं जो कि किसी भी हाइपरबोला के लिए फिक्स रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। ए क्या है? सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, किसी भी हाइपरबोला के लिए यही होगा। बी सेंटर से कोवर्टेक्स तक का डिस्टेंस। सी सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस। ट्वाइस ऑफ ए, ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होगी या डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस होगा। ट्वाइस ऑफ बी, ये लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है या डिस्टेंस बिटवीन कोवर्टिसेस है। ट्वाइस ऑफ सी, ये डिस्टेंस बिटवीन फोसाई है। और स्टूडेंट्स, ए, बी और सी का आपस में रिलेशन जोड़ने वाला फॉर्मूला यहां पर है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हाइपरबोला के केस में c इज ऑलवेज ग्रेटर देन a एंड b, लेकिन a और b का आपस में कुछ भी ताल्लुक हो सकता है। a कैन बी ग्रेटर देन b, a कैन बी लेस देन b, a कैन इक्वल टू b। जब a और b इक्वल होंगे तो हम ऐसे हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है c ओवर a, यानी e इज इक्वल टू c ओवर a, ये फार्मूला होगा। और ये फार्मूला भी तमाम हाइपरबोलाज के लिए फिक्स रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता क्योंकि इसके अंदर x और y इन्वॉल्व नहीं है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2b स्क्वायर ओवर a, और इसमें भी कभी चेंज नहीं आता। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि हाउ टू ड्रा अ हाइपरबोला। मैं एक सिंपल हाइपरबोला को सामने रखते हुए आपको एक्सप्लेन करता हूं। हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू भी यहां पर 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, यानी ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको पहले चाहिए टेबल। जाहिर बात है, अगर आपने ग्राफ बनाना है तो आपको पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट्स आपको मालूम करने के लिए टेबल बनाना है। स्टूडेंट्स, आप इस इक्वेशन से y सब्जेक्ट बनाएं। पहले आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और देन स्क्वायर रूट लेने से y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपको इक्वेशन मिल गई। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को सामने रखकर ज़रा सोचें कि इस इक्वेशन की डोमेन क्या होगी। शाबाश, आप x की क्या वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर सकते हैं और क्या वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते। ज़रा स्क्वायर रूट के नीचे गौर करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर। द आंसर इज वी कैन नॉट पुट x ग्रेटर देन माइनस 1 एंड लेस देन 1। हम -1 और 1 के दरमियान वाले नंबर्स x की जगह पर पुट नहीं कर सकते। इस सूरत में हमें इमेजिनरी y वैल्यूज हासिल होंगी। x कैन नॉट बी ग्रेटर देन -1, कैन नॉट बी लेस देन 1। इसका मतलब है कि x मॉड कैन नेवर बी लेस देन 1। अब स्टूडेंट्स, हम पुट क्या कर सकते हैं? हम x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x लेस देन और इक्वल टू -1 पुट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम x मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहां से बुनियादी तौर पर दो ब्रांचेस डिफाइन हो रही हैं। चूंकि आप x की वैल्यू 1 और 1 से ग्रेटर पुट कर सकते हैं, इससे एक ब्रांच बनेगी, और आप x की वैल्यू -1 और -1 से स्मॉलर पुट कर सकते हैं, इससे दूसरी ब्रांच बनेगी। आपको यहां पर दो टेबल्स बनाने हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टेबल x और y, दो आपके पास कॉलम्स, 1 से आप स्टार्ट लेंगे, 1 के अगेंस्ट y की वैल्यू आपके पास आ गई 0। ये स्टूडेंट्स आपके पास v1 वर्टेक्स हासिल हुआ। अब स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट चलेंगे, आप x की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, वैसे आप जितनी x की वैल्यू ज़्यादा चूज़ करेंगे
उतने ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास आएंगे, उतना रिफाइंड हाइपरबोला आपके सामने आएगा। लेकिन आप चले यहाँ पर ये जो मैंने पॉइंट 6 तक चूज़ किए ये आप कंसिडर कर लें। अब स्टूडेंट्स इन x वैल्यूज़ की बुनियाद पर हमने y वैल्यूज़ कैलकुलेट की और ये हमारे पास y वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एक ऑब्जर्वेशन करना है। आप देखते जाएं, सबसे पहले x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू 0 थी, देन x की वैल्यू 2 हुई तो y की वैल्यू क्या है, देन 3 पर y की वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू आप देखें, पॉजिटिव नेगेटिव को आप छोड़ दें, देन 4 पर, 5 पर, 6 पर आप ज़रा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि x और y की वैल्यूज़ एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, यानी ये इक्वल हो रही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कभी ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी? शाबाश, गौर करें, इक्वेशन पर गौर करें। इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या x और y की वैल्यूज़ न्यूमेरिकली इक्वल हो सकती हैं? द आंसर इज नो। किसकी वजह से नहीं हो सकती? -1 की वजह से नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स, अगर ये होता y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल करता, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स और y की वैल्यूज़ न्यूमेरिकली आपस में इक्वल हो जाती। लेकिन -1 की मौजूदगी की वजह से x और y की वैल्यूज़ इक्वल नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे न्यूमेरिकली, वैसे वैसे x और y की वैल्यूज़ एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपरबोला के लिए एक ऐसी लाइन एग्जिस्ट करेगी कि जिसकी तरफ हाइपरबोला अप्रोच करेगा। अब स्टूडेंट्स, मैं उस लाइन की तरफ आता हूं। आप पहले दूसरा टेबल भी देख लें। x की वैल्यू -1 से आप स्टार्ट लेकर -6 तक चले जाएं और यही ऑब्जर्वेशन आपको वहां पर भी मिलेगी। x और y की वैल्यूज़ न्यूमेरिकली एक दूसरे के क्लोज होती चली जा रही हैं जैसे जैसे x की वैल्यू को आप इंक्रीज़ कर रहे हैं। आप दोनों टेबल्स में x की वैल्यू 1000 और दूसरी तरफ -1000 पुट करें और फिर y की वैल्यूज़ को देखें, आपको नज़र आएगा कि ये कितना क्लोज हो चुकी हैं। यानी अगर x मॉड अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो उस सूरत में क्या होगा? उस वक़्त x और y की वैल्यूज़ एक दूसरे को अप्रोच करेंगी, यानी वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगी। इक्वल कभी नहीं होंगी, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइपरबोला, ये हमने पॉइंट्स एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट किए और देन हाइपरबोला की दोनों ब्रांचेस ड्रॉ कर दी। स्टूडेंट्स, ये हाइपरबोला के दोनों ब्रांचेस के जो एंड पॉइंट्स हैं, ये अप्रोच करेंगे दो लाइंस को। स्टूडेंट्स, उन लाइंस को एसिम्पटॉट्स का नाम दिया जाता है। एसिम्पटॉट की प्रॉपर डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: अ लाइन दैट अ कर्व अप्रोचेज एज इट हेड्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी। अगर एक कर्व इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे और वो एक लाइन की तरफ झुकती चली जाए लेकिन उस लाइन को कभी इंटरसेक्ट ना करे, उस लाइन और कर्व के दरमियान डिस्टेंस 0 को अप्रोच करे, तो ऐसी लाइन को हम एसिम्पटॉट का नाम देते हैं। एसिम्पटॉट का जिक्र हमने टेंजेंट का ग्राफ ड्रॉ करते हुए फर्स्ट ईयर में भी किया था, ज़रा वो भी लेक्चर देखिएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अगर इन एसिम्पटॉट्स को ड्रॉ करना चाहें तो स्टूडेंट्स आप वापस आ जाएं उसी इक्वेशन पर, दैट इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर x मॉड की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो क्या होगा कि x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू x स्क्वायर को अप्रोच करेगी। x स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा x, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस x। ये वो लाइन हैं, ये वो दो लाइंस हैं जिनको हाइपरबोला की ब्रांचेस अप्रोच करेंगी, यानी ये एसिम्पटॉट्स की इक्वेशंस हैं। एक y इज इक्वल टू x और दूसरा y इज इक्वल टू माइनस x। ये स्टूडेंट्स हमने दोनों एसिम्पटॉट्स ड्रॉ कर दिए। अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दोनों ब्रांचेस हैं, इनके जो एंड पॉइंट्स हैं, ये इन एसिम्पटॉट्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे आप इन ब्रांचेस को एक्सटेंड करते चले जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि एसिम्पटॉट और एंड पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। ये डिस्टेंस 0 कभी नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये तरीक़ेकार है
हाइपरबोला को ड्रॉ करने का। यानी आप दोनों ब्रांचेस के लिए दो टेबल्स बनाएंगे, देन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे, आपको हाइपरबोला हासिल हो जाएगा। आप एसिम्पटॉट्स भी अगर ड्रॉ कर देंगे तो ये बहुत अच्छी अप्रोच होगी। अब स्टूडेंट्स, हम इस सारी स्टोरी को अगर जर्नलाइज करें तो मैं एक जर्नल इक्वेशन कंसिडर कर लेता हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक हाइपरबोला की जर्नल इक्वेशन कि जिसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और सेंटर है ओरिजिन पर। अगर आप यहाँ पर y को सब्जेक्ट बनाएं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर x मॉड इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रोच करेगा एक्स स्क्वायर को। इस सूरत में हमारे पास इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए इंटू एक्स। ये स्टूडेंट्स इक्वेशन है इस हाइपरबोला के दोनों एसिम्पटॉट्स के लिए, यानी एक एसिम्पटॉट y इज इक्वल टू प्लस बी ओवर ए इंटू एक्स और दूसरा y इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इंटू एक्स। स्टूडेंट्स, जब x मॉड की वैल्यू लेस देन a होगी, दैट इज टू से x विल बी ग्रेटर देन माइनस ए बट लेस देन a, उस सूरत में देयर विल बी नो रियल हाइपरबोला। स्टूडेंट्स, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगी तो इस सूरत में हाइपरबोला की इस ब्रांच के जो पॉइंट्स हैं वो एसिम्पटॉट y इज इक्वल टू बी ओवर ए इंटू एक्स जो एसिम्पटॉट है उससे नीचे होंगे और दूसरा जो एसिम्पटॉट है y इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इंटू एक्स उससे ऊपर होंगे। दूसरी तरफ अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू माइनस ए होगी तो इस जो ब्रांच के पॉइंट्स हैं वो एसिम्पटॉट y इज इक्वल टू बी ओवर ए इंटू एक्स से ऊपर होंगे और y इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इंटू एक्स जो एसिम्पटॉट है उससे नीचे होंगे। दोनों सूरतों में जब x मॉड विल अप्रोच टू इन्फिनिटी देन y मॉड विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। ये स्टूडेंट्स, हमने उस हाइपरबोला को बेस बनाकर ये सारी डिस्कशन की कि जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है और सेंटर है ओरिजिन पर। अगर हम दूसरे हाइपरबोला को कंसिडर करें तो इक्वेशन होगी y स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस सूरत में एसिम्पटॉट्स की इक्वेशंस ये होंगी और अगर सेंटर ओरिजिन पर ना हो या जनरली स्पीकिंग हम कहें कि सेंटर h कॉमा k हो तो उस सूरत में ये हमारे पास एसिम्पटॉट्स की इक्वेशंस होंगी। ये एक हाइपरबोला के लिए और ये दूसरे हाइपरबोला के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.6 के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।